नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ की, जो कि विषय हिंदी है। अगर आपका विषय हिंदी है और आपका भी टारगेट दिसंबर 2023 है कि आपको नेट क्वालिफाई करना है या जेआरएफ क्वालिफाई करना है और आपको एक अच्छे पद पर उन्नति प्राप्ति करनी है, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 4 की। इससे पहले की वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1, 2, 3 हम लोग देख चुके हैं। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्नों का संकलन है, जो कि उत्तर सहित है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। अकारादिक्रम, अकारादिक्रम, लेखकों का क्रम, कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अकारादिक्रम। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हेमचंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, खलिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, अकबर की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अमीर खुसरो की, जो कि खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। फिर है, सूफी काव्य का उद्देश्य। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रेम निरूपण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ऋतुमुक्त कवि नहीं है। घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह, ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यशवंत सिंह। जसवंत सिंह के बारे में अगर बता दें तो जसवंत सिंह का जन्म 1627 ईस्वी से 1729 ईस्वी माना जाता है और ये रीतिकाल के अलंकार निरूपक कवि यानी आचार्य थे। फिर है, जूही की कली कविता के कवि हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूही की कली निराला की पहली मुक्त छंद कविता है, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन की मधुशाला से हालावाद प्रचलित हुआ है। अगला प्रश्न है, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नयनों पर, पग धर धर पंक्ति है किसकी है? महादेवी वर्मा की, मीरा की, श्री नरेश मेहता की, लीलाधर जगुड़ी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भारतेंदु ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। बता दें कि गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। फिर है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है क्या? बताइए। हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरण रूप और हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी का व्यवहारिक रूप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, संचारी भावों की संख्या कितना है? तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 है, लेकिन देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव भी माना है। किसने? देव ने। कितना? 34वां, छल। ठीक है। फिर है, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं कौन है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देरिदा। देरिदा, जिनका पूरा नाम देरिदा यहूदी चिंतक है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त और गुलाब राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में काशी से निकला था, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है ना। संपादक थे भारतेंदु। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14, नागरिक प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है कब? 1893 ईस्वी। और संस्थापक कौन थे? बताइए। श्याम सुंदर दास। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं कौन? श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुंशी
सदा सुखलाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बालमुकुंद गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये कथन जो है स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? विकल्प ए ओ हो जाएगा, है ना। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी बोली की हिंदी ABC यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, यानी बिहारी नहीं है। बिहारी, जो कि बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली जाती है। आगे है बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए व्यक्ति बोली। प्रश्न संख्या 21, स्थापना नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तर्क क्या है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। स्थापना व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। स्थापना ए भी सही है और आर भी सही है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 23, स्थापना ए सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जाता है, और दूसरा तर्क है शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। आध्यात्मिक और कला अन्योन्याश्रित हैं। बताइए क्या होगा। तो कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है, ये तो बिल्कुल गलत है। और आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित है ना, यह भी गलत है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए, माफ़ कीजिएगा, ऊपर वाला 24 का जो है स्थापना एक कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है, वास्तव में है, और आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित है, यानी ये गलत है। ए सही और आर गलत, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्थापना ए बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं, और क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग है, तर्क है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्थापना ए ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, तर्क आर क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जो है सही है स्थापना, लेकिन तर्क गलत है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर है प्रश्न संख्या 27, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, और दूसरा तर्क है क्योंकि इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। स्थापना ए भी सही और आर भी सही। जिस ऑप्शन में दोनों सही है वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प डी। प्रश्न संख्या 28, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है?
बताइए। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। सबसे पहले कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर इंदु, फिर हंस। बिल्कुल सही, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 29, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। प्रश्न संख्या 30, माफ कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगर बात करें दुलाई वाली, तो दुलाई वाली किसकी है, बंग महिला की, और आंधी जयशंकर प्रसाद के, और पाजेब जैनेन्द्र के। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 31, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे जिसमें है वही इसका सही होगा। शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंटे, श्रृंखला की कड़ियाँ और विषाद योग। विकल्प डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप। कब तक पुकारूं अंतिम अरण्य, भूतनाथ डूबते मस्तूल। भूतनाथ कब तक पुकारूं डूबते मस्तूल अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य कब तक पुकारो डूबते मस्तूल भूतनाथ। डूबते मस्तूल कब तक पुकारो अंतिम अरण्य भूतनाथ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का बी, भूतनाथ कब तक पुकारूं डूबते मस्तूल अंतिम अरण्य। कौन सा युग्म संगत है, बताइए। संगत है यानी सही है। विशलदेव रासो, नरपति नाल। क्या सही है, बिल्कुल सही है। खुमान रासो, ये तो दलपति विजय की है ना, दलपति विजय की है। फिर है विजयपाल रासो, किसकी है बताइए। ये तो नल्ल सिंह की है। और परमाल रासो आप जानते ही होंगे, परमाल रासो जगनिक की है। ये जगनिक की है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें कौन सा युग्म संगत नहीं है पूछा गया है। नहीं है मतलब गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा बताइए। 33 का भारत दुर्दशा भारतेंदु की है, बिल्कुल सही है। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का। और कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल का। तो क्या यह सही है, बिल्कुल गलत है। ये उत्तर इसका असत्य है, यानी संगत नहीं है। कौन सा युग्म संगत है पूछा गया है, बताइए। तो इस प्रश्न का आपको बता दें कि कबीरा खड़ा बाजार में ये जो है किसकी है, ये है भीष्म साहनी की। इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, भीष्म साहनी की। आगे है, कौन सा युग्म संगत है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा की है। बाकी न जाने नक्षत्रों से कौन, ये तो पंत का है। किसका है, पंत का। फिर है जो घनीभूत पीड़ा थी, ये किसका है, प्रसाद का। और सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये निराला नहीं बल्कि किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। अतः कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा संगत सही है। निम्नलिखित कहानी और कहानीकारों को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में देखने को बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक जोर देकर अभ्यास करें ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूट न पाए। यही सच है, मन्नू भंडारी, परिंदे निर्मल वर्मा, फूलों का कुर्ता यशपाल, जिंदगी और जोंक, बताइए क्या होगा, अमरकांत। इस प्रकार
इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमेलित करें। तो इसमें सुमेलित करना है, ध्यान देंगे। ईश्वर की अध्यक्षता में बताइए क्या होगा इसका। लीलाधर जागुड़ी। फिर है अबूतर कबूतर, किसकी है? उदय प्रकाश। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। और जल सागर, यह है श्रीकांत वर्मा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आगे है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। अति सुधव स्नेह को मरग है। अति सुधव स्नेह को मरग है, किसकी पंक्ति है? तो ये जो है घनानंद की है। फिर है अब लो नसानी अब न नसे हो, यह किसकी है? तुलसीदास की। फिर है सटपटाती सी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढांकी, तो ये किसकी है? बिहारी की है। उधम मन न भाए 10-20, तो ये किसकी है? ये हो जाएगी सूरदास की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित रेखाचित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। पद्म पराग श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा पद्म सिंह शर्मा। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। और रेखाएं बोल उठी, तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों की सुमेलित कीजिए। लेखकों को सुमेलित कीजिए। 40 का बताना है। अन्या से अनन्या प्रभा खेलान की है, प्रभा खेतान की है। बसेरे से दूर, ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। और जूठन, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। तो ये सभी आत्मकथाएं हैं और इस प्रकार इसका मिलान है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित करें। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मोस्ट है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए क्या होगा। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है बताइए, इसे अवश्य याद कर लें, राजेंद्र यादव। फिर है दूसरा संचेतना महिप सिंह। फिर आलोचना पत्रिका का संपादक कौन है? अरुण कमल। और दस्तावेज का विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये किनकी है? निराला की। उसके बाद है सैया सकेत पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, तो ये किसकी है बताइए? सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की। और शशि मुख पर घूंघट डाले, ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद की। इस प्रकार जिसमें ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पात्र दिए हुए हैं और दूसरे तरफ नाट्य कृतियाँ। चंद्रगुप्त बताइए, चाणक्य, आधे अधूरे महेंद्रनाथ, कोणार्क विशु। और अंधायुग अश्वत्थामा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करें। 44 का उत्तर आपको बताना है। कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, दूसरा है इतिहास चक्र, दया प्रकाश सिन्हा, फिर अन्वेषक, प्रताप सहगल, और कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी का। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिद्धांत और दूसरी तरफ चिंतक दिए हुए हैं। तो 45 का उत्तर आप लोगों को बताना है। अनुमितिवाद, भट्ट शंकुक, उत्पत्तिवाद, भट्ट लोल्लट, साधारणीकरण, भट्ट नायक, और अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अब है 46 से 50 तक। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। इस गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, फिर उसको इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसे आपको देना है, अच्छे से प्रश्नों का उत्तर देना है ना। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति। परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है, किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी हैं, उससे मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल दिया जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गर्हित ठहराया जाने लगा है। समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। इसलिए यह कहना तो उचित नहीं जान पड़ता है कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में ही रही। प्रश्न है, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है, बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। हम अपने परंपरा मूल्यों को तर्क और बुद्धि के कसौटी पर परखने लगे हैं। बिल्कुल सही, विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे हैं। बिल्कुल गलत। हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है। विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाएं को महत्वपूर्ण बना दिया है। रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया है। मनुष्य को आत्मकेंद्रित बना दिया है। मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर खड़ा किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आज सभी मूल्यों के नवनिर्माण में ही हम विश्वास करते हैं। आज मूल्य ही महत्वहीन हो गए हैं। बिल्कुल गलत। नहीं, अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप में आ रहे हैं और हम पुरातन मूल्यों और बदलना नहीं चाहते, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, उपर्युक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है। आप क्या नाम देंगे, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। विज्ञान का महत्व, मूल्य चिंतन,
पुरातन मूल्यों का महत्व और अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पुरातन मूल्यों का महत्व। इस प्रकार आज की इस वीडियो में कुल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने से बड़ों और छोटों को सम्मान करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप तैयारी करते रहें। धन्यवाद।